बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। मैं हूं आकिब हमीद, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। और ग्रेड 10 में हम सेकंड चैप्टर डाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। और एसएलओ की डिमांड के अकॉर्डिंग हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में आप लोगों को फेरेंक्स और एसोफेगस के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया, समझाया गया। और उसमें इन्वॉल्व दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो एक्चुअल में डायरेक्ट डिमांड थी एसएलओ की, एक स्वेलविंग प्रोसेस और दूसरा पेरिस्टालसिस। ये मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा चुका हूं विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन, आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आज हम फेरेंक्स और एसोफेगस के बाद मौजूद डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे वेल नोन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है उसको पढ़ने जा रहे हैं, और उस ऑर्गन का नाम है स्टमक। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डिफरेंट ऑर्गन्स अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, मैं अगर उनका एक क्विक ओवरव्यू दूं तो हम ऑरल कैविटी पढ़ चुके हैं, हम फेरेंक्स और उसके बाद एसोफेगस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, स्टमक। स्टमक के बारे में एक दो जनरल बातें मैं बता दूं आपको, एंड देन हम मूव करते हैं सिमुलेशन पर। और सिमुलेशन के थ्रू हम स्टमक की रिलेटिव पोजीशनिंग, लोकेशन, उसकी शेप, उसमें पाए जाने वाले डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टमक बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे डायलेटेड पार्ट होता है, सबसे खुला, सबसे डायलेटेड, चौड़ा हिस्सा होता है। अगर सिमुलेशन में आप लोग देख सकें तो ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी में स्टमक की जो लोकेशन है रिलेटिवली, वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पर पोजीशन होता है स्टमक। ठीक है, ये जो लोकेशन है स्टमक की, ये बेसिकली हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, जो चेस्ट कैविटी है, लंग्स। लंग्स में जब मैंने आपको गैसियस एक्सचेंज चैप्टर पढ़ाया था, वहां पर हमने एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ते हुए, दैट वाज डायाफ्राम। स्टमक की लोकेशन को अगर आप रिलेटिवली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में लंग्स के बिल्कुल नीचे, जहां पर डायाफ्राम एग्जिस्ट करता है, डोम शेप स्ट्रक्चर, उसके बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। और इस थोरेसिक कैविटी के बाद ये जो सारी एब्डोमिनल कैविटी यहां पर मौजूद है, इस एब्डोमिनल कैविटी में अगर आप देखें इसकी पोजीशन, तो ये अपर साइड पर मौजूद है। जहां पर एब्डोमिन कैविटी अभी स्टार्ट हो रही है, ये वहां पर लोकेटेड है, वहां पर मौजूद है। और अगर मैं इसको मिड सेक्शन करूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसकी लोकेशन को, रिलेटिव पोजीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो अगर आप इसकी मिड लाइन ड्रॉ करते हैं एब्डोमिनल कैविटी की, तो आप देख सकते हैं कि ये स्लाइटली लेफ्ट साइड पर मौजूद है। ठीक है, तो इसकी पोजीशनिंग में आपको तीन रेफरेंस पॉइंट मैंने बता दिए हैं। एक तो ये डायफ्राम से बिल्कुल नीचे मौजूद है, चेस्ट कैविटी से, एब्डोमिनल कैविटी में अपर साइड पर, और इस एब्डोमिनल कैविटी में ये रिलेटिवली लेफ्ट साइड पर लोकेटेड होता है, पोजीशनड होता है। अगर आप स्पेसिफिकली मैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखाऊं तो आप ज्यादा क्लियरली देख पा रहे हैं कि मैंने इसकी जो रिलेटिव पोजीशनिंग आपको बताई है वो कैसे है। फिर अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो ये इंग्लिश अल्फाबेट जे शेप से रिजेम्बलेंस रखता है। इसकी पोजीशनिंग कुछ इस तरह से होती है कि ये जे शेप बना रहा होता है। और मैंने आपको बताया कि ये सबसे डायलेटेड पार्ट कंसीडर्ड होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि इससे पीछे और इससे आगे जितने भी स्ट्रक्चर आप लोग देख चुके हैं वो सारे बिल्कुल बारीक नाली की तरह के हैं। चाहे वो फेरेंक्स से आगे एसोफेगस हो, या स्टमक के बाद अगर जो स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, तो वो इस तरह से डायलेटेड नहीं होते। ये डायलेटेड पार्ट है, ये फूड की स्टोरेज में, फूड की डाइजेशन में और इकोमुलेशन होती है फूड की, यहाँ पर टेम्परेरी वो स्टोर भी हो रही होती है, इसलिए ये सबसे डायलेटेड पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। मैं शेप आपको बता चुका हूं, मैं रिलेटिव लोकेशन आपको इसकी बता चुका हूं, आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ठीक है, और अब मैं एक दो बातें स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देता हूं, हम इसकी डिवीजन किस तरह से कर रहे होते हैं। कट अवे अगर आप स्टमक का देखें, इसे जे शेप भी आपको प्रोमिनेंट हो रही होगी, अपेयर हो रही होगी। यहां पर मैं दो स्फिंक्टर्स के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। दो स्फिंक्टर्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको हमने अपर एसोफेगस स्फिंक्टर का नाम दिया था, जो बेसिकली फेरेंक्स और एसोफेगस के दरमियान था। फिर हमने लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर के बारे में पढ़ा था, जो कि एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में था।
उनके जंक्शन पर था। और उसको आपको याद होगा, मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोला जाता है। अब जब हमने उसको एसोफेगस के टॉपिक में पढ़ा तो हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि वो एसोफेगस के एंड पॉइंट पर आ रहा था। अब जब हम इसको स्टमक के टॉपिक पर पढ़ रहे हैं तो हम इसको इसलिए रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं क्योंकि ये स्टमक के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ रहा है। लिहाजा स्टमक जहां से स्टार्ट होता है एसोफेगस के इमीडिएटली बाद, वहां पर जो जंक्शन इन दोनों का बनता है एसोफेगस और स्टमक का, यहां पर एक स्फिंक्टर मौजूद होता है और इस स्फिंक्टर को हम नाम देते हैं लोअर एसोफेजल, बट यहां पर हम स्पेसिफिकली इसको बोलेंगे कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, इसको कार्डियक स्फिंक्टर का नाम दिया जाता है। यहां से ऑनवर्ड जो पोर्शन होता है, इन अ जनरल सेंस अगर हम इसको दो सेक्शन में डिवाइड करना चाहें तो हम स्टमक की डिवीजन कुछ इस तरह से भी करते होते हैं कि हम स्टमक को दो पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। जो ऊपर कार्डियक स्फिंक्टर से नीचे वाला सारा पोर्शन है मिड लाइन तक, जहां तक मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम कार्डिया का या कार्डियक पोर्शन का नाम दे रहे होते हैं। इसके बाद जहां पर ये स्टमक एंड होता है, जहां पर ये खत्म हो रहा है, वहां पर एक और स्फिंक्टर मौजूद होता है जो यहां पर आपको अपेयर हो रहा होगा मस्कुलर्स की सूरत में। ये भी एक स्फिंक्टर होता है जो फूड स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है और जूस लाइक हो जाती है, जिसको हम काइम का नाम दे रहे होते हैं। उस फूड को जब भेजना होता है आगे, तो इस पाइलोरिक स्फिंक्टर को, मसल्स को रिलैक्स करवाया जाता है, इस सॉरी पाथवे को थोड़ा सा डायलेट किया जाता है एंड अल्टीमेटली इसमें से काइम मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम पार्ट के अंदर चला जाता है। ये स्फिंक्टर एक्चुअल में जो स्टमक के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रहा है उसको स्टे करवाने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हेल्प आउट कर रहा होता है, और जरूरत पड़ने पर और काइम के बन जाने पर फिर ये इसको बाहर रिलीज भी कर रहा होता है। तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं, इस स्फिंक्टर को स्पेसिफिकली हम नाम दे रहे होते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर का। और इस सेगमेंट को अगर मैं ओवरऑल डिवाइड करूं तो मैं इसको पाइलोरिक सेगमेंट का नाम दे सकता हूं। ठीक है, तो जैसे हमने कार्डियक पोर्शन और कार्डियक स्फिंक्टर पढ़ा है, इसी तरह पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक पोर्शन में। ठीक है, बट स्पेसिफिकली अगर मैं ज्यादा डिटेल में इसके सेगमेंट्स बनाऊं तो हम इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वो चार पार्ट्स कौन से बनेंगे? स्फिंक्टर्स आपको क्लियर हो गए हैं, कार्डिया और पाइलोरिस, ये दो मैंने सेगमेंट मेन बना दी हैं। हम इसमें ज्यादा डिटेल में अगर जाएं तो हम इसके चार सेगमेंट्स भी बना सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां से जो एंटर होने वाला पोर्शन है वो पहला पोर्शन कहलाएगा, ये जो सेगमेंट होगा ये कहलाएगा कार्डिया। इसके बाद यहां पर ये जो डोम शेप अपीयरेंस आ रही है, इसमें एक सेगमेंट बनता है, इसको सेकंड पार्ट बोलेंगे, इसको फंडस बोला जाता है। इसके आगे ये जो सारा पोर्शन है ये आ जाता है स्टमक की बॉडी में, तो बॉडी बोला जाता है। और उसके बाद आगे ये पाइलोरस वाला पोर्शन होता है और पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। तो इस तरह से इसको हम चार सेगमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक इसको इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम, और अगर जनरल ब्रॉडर हम जो है ना कॉन्सेप्ट में लाएं तो हम इसको दो पोर्शन में, कार्डिक पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन में भी डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें स्फिंक्टर्स की पोजीशन भी आपको अंडरस्टैंड करवा चुका हूं मैं। उसके बाद हमने उसको जनरल दो कैटेगरीज में या ओवरऑल हम इनको चार पोर्शंस में जिनमें डिवाइड करते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब डाइजेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टमक का काम है वो इनमें से किस पार्ट में होता है और कौन सा पार्ट क्या क्या रोल प्ले कर रहा होता है, वन बाय वन अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले जब फूड एसोफेगस से स्टमक के अंदर एंटर होती है तो वो एक्चुअल में एसोफेगस से कार्डियक स्फिंक्टर से होती हुई कार्डिया के अंदर आती है। कार्डिया से वो फिर मूव करके फंडस में जाती है जो कि उसको टेम्परेरी एक स्टे देता है, और उसके बाद वो बॉडी के अंदर आ जाती है। स्टमक की बॉडी वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा डाइजेशन का मेन प्रोसेस होना होता है। ये मेन वो रीजन है जहां पर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड या ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड हो रही होती है। और उसके बाद फिर आगे पाइलोरिक पोर्शन, पाइलोरिक स्फिंक्टर, वहां से कायम फिर बॉडी से हमारी स्टमक की जो ना जो रिस्ट्रिक्शन है या जहां पर स्टमक मौजूद है जहां तक, वहां से फिर वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव कर जाता है। और जिस स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में फूड कायम जाएगा स्टमक से इमीडिएटली निकलकर, वो ड्यूडेनम पार्ट होता है। जैसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं, तीन पोर्शंस, उसमें से पहला ड्यूडेनम होता है। सो होपफुली आप लोगों को अब ये स्ट्रक्चर्स वगैरह अंडरस्टैंड हो चुके होंगे, जो जो बातें हमने की हैं। पीपीटी पर मूव करते हैं, इन बातों को डिस्कस करते हैं, देखते हैं
एंड देन हम इसकी डाइजेशन का जो प्रोसेस होगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए दोबारा एक दफा सिमुलेशन पर आ जाएंगे। तो स्टमक के बारे में, इसकी शेप सबसे पहले मैंने आपको बताई, ये जे शेप्ड होता है, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, इसका मतलब है इसमें मसल्स पाए जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं आप लोगों को जो है ना, इसके और मसल्स में कौन कौन सी तरह के मसल्स मौजूद होते हैं वो भी अंडरस्टैंड करवा दूंगा। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये अपर एब्डोमेन में लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है, ठीक है। और ये डायाफ्राम से बिल्कुल जस्ट बिलो, तो मैं आपको जब लोकेशन बताई तो ये सारी बातें मैं बता चुका हूं, डायाफ्राम से नीचे लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है और अपर एब्डोमेन में मौजूद होता है। ये एसोफेगस को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करने का काम करता है। एसोफेगस इससे ऊपर है, स्मॉल इंटेस्टाइन इससे नीचे है, ये दरमियान में मौजूद है, लिहाजा ये इन दोनों को कनेक्ट भी कर रहा होता है, ठीक है। इसके दो स्फिंक्टर्स होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, जल्दी से आप लोग रिकॉल कर सकते हैं कौन कौन से स्फिंक्टर मैंने बताए हैं। मैंने आपको स्फिंक्टर बताया है, पहला स्फिंक्टर जो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान बनता है उसको कार्डियक स्फिंक्टर का नाम दिया है, और उसके बाद स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान जो स्फिंक्टर बन रहा होता है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम दे रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव द कार्डियक स्फिंक्टर एंड देन वी हैव द पाइलोरिक स्फिंक्टर। इन दो स्फिंक्टर्स के बाद अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कार्डियक स्फिंक्टर की, तो ये कहां पर मौजूद होता है, मैं इसकी लोकेशन आपको बता चुका हूं, एसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर मौजूद होता है। फूड ने जब एसोफेगस से स्टमक में एंटर होना है तो वो एक्चुअल में कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू एंटर हो रही होती है, जबकि पाइलोरिक स्फिंक्टर कहां मौजूद है, ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर मौजूद है, स्पेसिफिकली ड्यूडेनम पार्ट, जिसमें फूड इमीडिएटली स्टमक के बाद मूव करके जा रहा होता है। और ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा, जिसको मैंने बताया काइम की फॉर्म में होता है, ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड काइम कहलाता है। इसका पैसेज को कंट्रोल करना कि वो वहां से मूव करके जाएगा नहीं जाएगा, कब जाएगा, वो सारी चीजें ये रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को भेजना है, कब भेजना है, ये सारी चीजें रेगुलेट हो रही होती हैं। डायग्राम में भी आपको वही चीजें जो मैं सिमुलेशन से अंडरस्टैंड करवा चुका हूं वो आपको नजर आ रही होंगी। कार्डियक स्फिंक्टर, एसोफेगस के इमीडिएटली बाद यहाँ पर ये कार्डियक स्फिंक्टर मौजूद है, इसके बाद कार्डिया पोर्शन है, कार्डिया पोर्शन के बाद ये डोम शेप जो स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, here we have the fundus, fundus के बाद बॉडी, बॉडी के बाद पाइलोरस नामी सेगमेंट आ जाएगा जिसके आगे पाइलोरिक स्फिंक्टर मौजूद है, एंड इमीडिएटली आफ्टर द स्टमक और पाइलोरिक स्फिंक्टर पाइलोरस वी हैव ड्यूडेनम, द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। मूव करते हैं जी नेक्स्ट इनके रीजन्स की तरफ। स्टमक जो है वो बेसिकली कितने रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, अभी डायग्राम के अंदर मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। स्टमक को हम बेसिकली 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 वी हैव कार्डिया, नंबर 2 वी हैव फंडस, नंबर 3 बॉडी एंड नंबर 4 वी हैव पाइलोरस, ठीक है। ये 4 डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं जिनको मैं आइडेंटिफाई करवा चुका हूं आपको सिमुलेशन में। जो कार्डिया है वो सबसे ऊपर मौजूद था और मैंने आपको बताया कार्डियक स्फिंक्टर के इमीडिएटली बाद जो सेगमेंट आ रहा होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। और इसी कार्डिया पोर्शन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक डोम शेप अपीयरेंस में एक स्ट्रक्चर आ रहा होता है जिसको हमने नाम दिया फंडस का। तो कार्डिया पहले, उसके बाद फंडस। और ये क्या काम करता है, ये टेम्परेरीली होल्ड कर रहा होता है फूड को। तो एक ऐसा एरिया बना लिया जाता है जहां पर फूड टेम्परेरीली होल्ड की जा रही होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी बॉडी। जब कार्डिया से आगे पाइलोरस का पोर्शन, सॉरी फंडस का पोर्शन आता है, उस फंडस से मैंने आपको आगे सिमुलेशन में भी दिखाया, डायग्राम में भी दिखाया कि स्टमक की मेन बॉडी आ जाती है। ये मेन बॉडी बेसिकली वो जगह है जहां पर मैंने बताया आपको कि क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इट इज द बॉडी इज द प्राइमरी साइट फॉर डाइजेशन प्रोसेस। अब उसके बाद लोअर पोर्शन में पाइलोरस मौजूद होता है जो कि स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। जब फूड एंटर हो जाता है ना स्टमक में, उसके बाद उसकी डाइजेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, ये एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने वाली। आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। जो बातें नाउ ऑनवर्ड मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अभी आप लोग चूंकि सिमुलेशन से इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, मैंने नहीं दिखाई आपको, तो पहले इसको अच्छे तरीके से सुने समझे, देन मैं आप लोगों को सिमुलेशन में भी थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड करवा दूंगा। बेसिकली जब फूड स्टमक के अंदर एंटर होती है ना, अपॉन एंटरिंग इन द स्टमक एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं स्टमक की वॉल के अंदर, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं। इनको एक्टिवेट करने के पीछे एक हार्मोन का रोल होता है, उस हार्मोन का नाम होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं।
जो भी मटेरियल इन टोटल ये खारिज करते हैं, रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, उसमें तीन चीजें प्रोमिनेंटली मौजूद होती हैं। नंबर 1 म्यूकस, नंबर 2 HCl एंड नंबर 3 पेप्सिनोजन। इसमें से जो म्यूकस है वो स्टमक की जो वॉल है इंटरनल, उस सारी वॉल के ऊपर एक लेयर बना के उसको कवर कर लेते हैं, ताकि वो जो HCl एसिड है या वो जो पेप्सिनोजन जब एक्टिव हो जाएगा, जब वो काम करके प्रोटीन को तोड़ रहे होंगे, और बहुत स्ट्रॉन्ग वो एंजाइम है और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अल्टीमेटली वो वॉल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, स्टमक की वॉल को। लिहाजा इससे पहले कि वो एक्टिव हो जाएं और वो काम करना शुरू कर दें, एक एसिडिक एनवायरनमेंट डेवलप हो जाए, एक म्यूकस की लेयर बना दी जाती है इनर लाइनिंग में, ताकि वॉल्स प्रोटेक्टेड रहें। उसके बाद HCl है। HCl बेसिकली अगर कोई फूड के अंदर हमने जो खाना खाया उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, तो वो उसको किल करने में रोल प्ले कर रहा होता है। एंड मीनवाइल इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि पेप्सिनोजन नामी जो एंजाइम हमारी स्टमक के अंदर रिलीज होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो बेसिकली पहले इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। वो इसलिए इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, अगर वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो गया तो वो उस जगह जहां वो रिलीज होगा वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। लिहाजा पहले प्रोटेक्टिव मेजर्स ले ली जाती हैं, उसके बाद फिर उसको एक्टिव किया जाता है। तो पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, HCl अपना रोल प्ले करता है। सो मैं अगेन रिपीट कर दूं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जब गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं, सिक्रीशन अपनी खारिज करते हैं, तो उसमें अल्टीमेटली तीन चीजें हैं, म्यूकस फॉर प्रोडक्शन ऑफ द वॉल्स, HCl for killing microorganisms and for the conversion of pepsinogen into active form pepsin. And the pepsin is actually the enzyme that is for protein breakdown, protein digesting enzyme इसको बोला जाता है। So इस गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस के बारे में जनरल बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो फूड जब स्टमक के अंदर एंटर हो जाएगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि स्टमक की लाइनिंग के अंदर मौजूद होते हैं। ये ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं, जो बेसिकली मैंने आपको बताया तीन चीजों का मिक्सचर है। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 2 पेप्सिनोजन एंड नंबर 3 म्यूकस। क्या क्या रोल है मैं आप लोगों को बता चुका हूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है ताकि वो पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है उसको पेप्सिन जो कि एक्टिव फॉर्म है इसमें कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिनोजन असल में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देगा, स्मॉलर पेप्टाइड वगैरह में इसको कन्वर्ट कर देगा। और जो एसिडिक एनवायरनमेंट है इसमें जो HCl ने एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट की है, वो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो उसको किल करने में भी रोल प्ले कर रही है, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव अनदर कंपोनेंट दैट इज म्यूकस। ये गैस्ट्रिक जूस का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और ये क्या करता है, ये स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, ये उन स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मैंने बताया आपको हार्मफुल इफेक्ट से, जो एसिडिक कोरोसिव इफेक्ट होता है उससे बचा रहा होता है, ठीक है। तो म्यूकस जो है ये गैस्ट्रिक जूस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कोट कर देगा स्टमक की लाइनिंग को और उसको बचा लेगा क्रूसिव इफेक्ट। किस चीज का, HCl का एसिडिक इफेक्ट है और डाइजेस्टिंग जो एंजाइम पेप्सिन है इसका। वॉल्स जो स्टमक की मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फूड की डाइजेशन में रोल प्ले करती हैं। यहां मैं आपको याद करवाता चला जाऊं, जहां हमने ये चैप्टर स्टार्ट करते हुए इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डेफिकेशन या इजेशन पढ़ा था। उस टॉपिक को पढ़ाते हुए और उससे लेटर ऑन भी मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक मैकेनिकल फिजिकल ब्रेकडाउन होती है, डाइजेशन होती है, और दूसरी तरफ हमारी केमिकल होती है। जो फिजिकल मैकेनिकल थी उसमें तीन बातें वहां पर मैंने आपको बताई थी। अगर मैं रिवाइज कर दूं उसको, तो उसमें हमने पढ़ा था च्यूइंग, मैस्टिकेशन एंड ग्राइंडिंग, और उसके बाद एक हमने लास्ट पढ़ा था चर्निंग। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि जो च्यूइंग का प्रोसेस है, ये जो ग्राइंडिंग मैस्टिकेशन का प्रोसेस है, ये बेसिकली ओरल कैविटी में हो रहा होता है। ओरल कैविटी में भी इसको हमने पढ़ा था। जबकि जो चर्निंग का प्रोसेस है वो हो रहा होता है स्टमक में। स्टमक कैसे चर्निंग का या मैकेनिकल ब्रेकडाउन, एंजाइमेटिक तो समझ आती है, केमिकल तो समझ आती है कि पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होकर एक्टिव होकर वो डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, बट मैकेनिकल कैसे। तो स्टमक की जो वॉल है जो मसल्स की बेसिकली बनी हुई है, उन मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से उनमें मूवमेंट जनरेट होती है। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो एसोफेगस में भी पढ़ी थी हमने, वो मूवमेंट जनरेट होती हैं और वो फूड को मिक्सअप करती हैं, मैकेनिकली ब्रेकडाउन में भी उसको हेल्प आउट कर रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो रही होती है। तो स्टमक की जो मस्कुलर वॉल्स हैं
ये मस्कुलर वॉल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक दफा फिर रिलैक्स करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, तो एक रिदम जनरेट हो रहा होता है। तो इससे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस अच्छे तरीके से फूड के साथ मिक्स हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम चर्निंग का नाम दे देंगे। अब मैं सिमुलेशन के थ्रू मैं चाह रहा हूं आपको थोड़ा सा इनकी वॉल्स के बारे में, मस्कुलर वॉल जो हम 2-3 दफा जिक्र कर चुके हैं, मैं उस वॉल के बारे में भी आपको बता दूं, उसको दिखा दूं। तो आपको अब सामने आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा स्टमक, और स्टमक में बेसिकली जो मसल्स हैं अब मैं उनको हाईलाइट करने जा रहा हूं। अगर ओवरऑल आप स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह से बड़े अच्छे तरीके से इसको कट करके आपको दिखाया गया है कि जो ऊपर वाली एपिथेलियल लेयर होती है उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले सबसे आउटर साइड पर जो मस्कुलर लेयर आ रही है वो कौन सी मस्कुलर लेयर है, वो है सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर। ठीक है, ये सर्कुलर मसल्स होते हैं, ठीक है, और स्मूथ नेचर के होते हैं। इसी तरह स्मूथ मसल्स दूसरी कैटेगरी के जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, और थर्ड कैटेगरी में हमारे पास होते हैं ऑब्लिक स्मूथ मसल लेयर। ये तीनों के तीनों जो मसल्स स्टमक की वॉल के अंदर मौजूद है, स्टमक की दीवार बना रहे हैं, वो है तो स्मूथ है, बट उनके स्ट्रक्चर की बेस पर, उनकी अलाइनमेंट एंड अरेंजमेंट की बेस पर उनका साथ में नाम दिया हुआ है। सबसे बाहर वाले सर्कुलर है, उससे अंदर लॉन्गिट्यूडनल है, उससे अंदर ऑब्लिक मसल्स है। ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, सिकुड़ते हैं, और उससे वो रिदमिक मूवमेंट जनरेट होती है जिसकी वजह से चर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है। अब अगर इसको मजीद मैं डिटेल में जाके दिखाऊं तो यहां पर भी आप लोगों को ये सबसे बाहर वाली स्टमक की लेयर नजर आ रही है जिसको हम सीरस मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। उससे अंदर ये देखें, ये लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स है, सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं, एंड हियर वी हैव दी ऑब्लिक स्मूथ मसल्स। ये मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल के अंदर वो सॉरी स्टमक के अंदर वो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगी जिसकी वजह से चर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है। फिर इसके साथ साथ क्योंकि अब हम इसको अंदर से देख ही रहे हैं तो गैस्ट्रिक जूस के बारे में मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह इंटरनल लाइनिंग के अंदर जो मौजूद सेल्स हैं उन सेल्स में से क्या हो रहा है, उन सेल्स में से गैस्ट्रिक जूस खारिज हो रहा है जिसकी 3 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंटली होते हैं। वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? म्यूकस, म्यूकस की लेयर यहां पर अगर सिमुलेशन में आप ऑब्जर्व करें तो ये आपको म्यूकस की लेयर बनती हुई नजर आ रही है सर। ठीक है, तो ये म्यूकस की लेयर जनरेट हो रही है, और उसके साथ साथ दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, HCl, ये ग्रीन में जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये सारे HCl मॉलिक्यूल्स हैं। और इसके साथ साथ एक तीसरी चीज इंपॉर्टेंट वो है पेप्सिनोजिन, ये जो रेड वाले हैं ये पेप्सिनोजिन है। तो इस HCl ने क्या काम करना है, इस पेप्सिनोजिन ने क्या काम करना है, और म्यूकस क्या रोल प्ले कर रहा है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ आप एक दफा इसको ऑब्जर्व करें कि किस तरह स्टमक की जो वॉल होती है उसकी वॉल में फोल्ड्स बने हुए हैं सेलुलर, और सेल्स के अंदर से जनरेट हो रही हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जनरेट हो रहे हैं बेसिकली पेप्सिनोजिन, HCl एंड म्यूकस। ठीक है, इस तरह से वो लेयर बना ली और अपना सारा इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे। और वो इंपॉर्टेंट काम जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, दैट इज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पेप्सिनोजिन। अब ये स्टार्ट पर अगर आप देखें तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे हमारे पास पहले पेप्सिनोजिन था, वो पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये पेप्सिन मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, ये प्रोटीन को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से प्रोटीन जब ब्रेक होती है तो वो स्मॉलर पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो वो जो सारा प्रोसेस आपने अंडरस्टैंड किया है वो देखें। अच्छा, यहां पर मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि इस वक्त ओके ओके इस वक्त ये पेप्सिनोजेन जो कि एक्टिव फॉर्म में मौजूद नहीं होती, जो इनएक्टिव फॉर्म है एक्चुअल में, इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा, तो आप अगर देखें इसको तो ये आ रहा है HCl का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये HCl आया, इस HCl ने आके इस पेप्सिनोजिन के साथ जैसे ही स्ट्राइक किया तो आपने वो चेंज ऑब्जर्व करना है जो आप देखेंगे अभी। वो चेंज क्या होगा, अभी आप देखेंगे कि ये इसमें से कंपोनेंट इसका ब्रेक होता है। नाउ इट चेंज इनटू HCl अपना काम करके चला गया, और अब वो चेंज हो गया है, बदल गया है किस में, अब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो चुका है। इस कंपोनेंट के सेपरेट होने से ये जो रिमेनिंग पोर्शन है रेड हो चुका है, ये पेप्सिन है। अब ये पेप्सिन अल्टीमेटली काम करेगा किसके ऊपर, अब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल आ रहा है,
इसके ऊपर पेप्सिन काम करते हैं और इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर काम करके इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करके पेप्टाइड लिंकेज जो इनमें मौजूद होती है उसको स्मॉलर पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है और इस तरह डाइजेशन का जो प्रोसेस है स्टमक में वो कंप्लीट हो जाता है। पीपीटी पर आ जाए वापस। इस तरह ये चर्निंग, डाइजेशन, ये सारे प्रोसेसेस यहाँ पर कंप्लीट हो रहे होते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली इस प्रोसेस के खत्म होने पर जो सेमी लिक्विड सब्सटेंस डाइजेशन के बाद बनता है, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया कायम बोलते हैं, इसको ग्रेजुअली फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू, ठीक है। और अल्टीमेटली ये मूव कर जाता है। अब ये जो लास्ट पॉइंट रह गया है ये हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अलाइन करके डिस्कस कर लेंगे जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ रहे होंगे। आज के लेक्चर में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।